हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से 76 क्वेश्चन से आगे के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। ये पॉलिटी सीरीज का अगला वीडियो होगा। जो 4 वीडियो ऑलरेडी मैंने बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, जो यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान पीसीएस और अन्य सभी पीसीएस जैसे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें ये एक्चुअली दृष्टि का पेड बैच का प्रैक्टिस सेट है, तो इसको आप करके जाइए। ये केवल वही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, और ये पीवाईक्यू को भी इंक्लूड करता है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी में जैसे एग्जाम्स में या फिर सीए पीएफ जैसे एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं, और वही क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो अगर आप इसको करके जाते हैं तो मोर देन 90% आपके क्वेश्चन सही होने वाले हैं, और मोर और लेस यहीं से आने वाले हैं। इससे और कोई इसको बनता ही नहीं एक्चुअली पॉलिटी में। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो मोर देन 90% आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नॉलेज पार्क को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप रेगुलर एक वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। और प्रीलिम्स, बीपीएससी और यूपीपीएससी के लिए तो ये तो बहुत ही मस्ट हो जाता है कि इसको बिना देखे अगर आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप पूरे क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाएंगे। और एक बार अगर आप इसको देख कर जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे भी देख के जाते हैं, फिर भी आप आसानी से मोर देन 90% क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो एक बार तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स मूव। हु एमंग्स द फॉलोइंग डिवाइडेड द गवर्नमेंट इनटू रिपब्लिकन, मोनार्की एंड डेस्पोटिक? सो इट वाज मोंटेस्क्यू। ये इनका नाम थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा है, मोंटेस्क्यू, सॉरी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें देखो, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है। ये लोग एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे उसमें कि जब जब इंडिया जैसे बहुत सारी कंट्री जब आज़ाद हो रही थी, तो ये लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पर कमेंट करते थे कि ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। वैसे जो फिलॉसफी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस समय के लोग हैं ये। और इसलिए जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे जो लोग कमेंट किए हैं, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन पे जो उस समय फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें क्या उसमें मेंशन किया गया, क्या नहीं मेंशन किया गया, तो वो लोग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या कमेंट किया गया था। तो वो सब स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू, देर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एज ऑल वी नो। रिपब्लिकन गवर्नमेंट विच कैन टेक इधर डेमोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो आप लोग जानते हैं, एरिस्टोक्रेटिक अच्छा, इसकी डिफिनीशन आपको आनी चाहिए कि ये होता क्या है। डेमोक्रेसी की डिफिनीशन क्या होती है, कई बार डिफिनीशन ही केवल पूछ लेते हैं। मोनार्की, इसकी डिफिनीशन आनी चाहिए। डेस्पोटिज्म, इसकी डिफिनीशन आनी चाहिए। तो ये सब आप लोग गूगल करके कहीं से भी, मोनार्की जैसे राजा रोल करते हैं, पब्लिक रोल करती है। एरिस्टोक्रेटिक, एक पब्लिक, एक केवल जो है डेमोक्रेसी जिसे वोटिंग, वोटिंग जो है ना, कई लोग सोचते हैं कि बस वोटिंग हो रही है तो दैट्स एनफ फॉर डेमोक्रेसी। नो, वोटिंग इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू बी टू बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री। रसिया में भी वोटिंग होते हैं, चाइना में भी वोटिंग होते हैं, नॉर्थ कोरिया में भी। इवन तो नॉर्थ कोरिया में तो करीब 100% के आसपास वोटिंग होती है, लेकिन देर इज ए डिक्टेटरशिप। तो बहुत सारे चीजें होने पे ही हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, न कि जस्ट एक लोग कोई कह दिया कि वोटिंग हो रहा है तो एवरीथिंग इज ओके। नो, दैट्स नॉट। ईच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज a principle, a set of human passions which set it in motion, and each can be corrupted if its principle is undermined or destroyed. Okay, तो ये जो ये है, यही शख्स ने इन सब बातों को कहा था। इनको मतलब मोनार्कियल और डेस्पोटिक जो फॉर्म की गवर्नमेंट होती है, रिपब्लिक होती है, उसकी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग? तो पहला ऑप्शन है मेजॉरिटी रूल्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, कंसेंसस एंड एकोमोडेशन, social revolution and political freedom, asymmetrical फेडरल स्ट्रक्चर। नहीं, ये चीज तो हो ही नहीं सकती एसिमेट्रिकल के। ये मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स, ये भी नहीं हो सकता। ये इंडिया का जो है यही हो सकता है कि सोशल रिवोल्यूशन, इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट है, इंडिया टू सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। मेकिंग में क्या था, देखो भाई, बहुत सारे सोशल रिवोल्यूशन हुए थे हमारे इंडिया में। आपने बहुत सारे समाज पढ़े, आर्य समाज और फिर
कास्ट अपलिफ्टमेंट जैसी जो अनटचबिलिटी को हटाने की बात कही गई थी, वुमेन राइट्स की बात की गई थी, लेबर राइट्स की बात की गई थी, और पॉलिटिकल फ्रीडम भी हुआ था। तो यही दो ऐसे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट करते हैं, और वही बनाने के लिए हुआ था। इसमें देखो सी ऑप्शन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन। ये एक्चुअली एक वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, और इनके अच्छा स्टेटमेंट बहुत सारे इन्होंने दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो कई बार ये वो केवल स्टेटमेंट्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो वही पूछ लिया जाता है और पूछते हैं ये किसने कहा था। तो एक सोशल रिवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ही डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स एज द कॉन्सियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो इतना स्टेटमेंट उठा करके दे देंगे, अब पूछ लेंगे कि ये किसने कहा है, तो आपको ऐसे स्टेटमेंट जो है। अच्छा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता कि ये आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखे हैं तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, इधर यू नो और नॉट नो। ओके, तो ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे क्वेश्चन हो जाते हैं, इसी रट्टा मारने वाले क्वेश्चन है। देखो अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अमेंडमेंट procedure has been provided in Article 368 of the Constitution of India. The consent of states is mandatory for all amendments to the Constitution of India. देखो ये ऑल दे दिया, ऑल तो मेजॉरिटी टाइम गलत ही होने वाले हैं, और ऑल वाले अगर सही हैं तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है तो आपको ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट जरूर पता होते हैं। तो ऑल स्टेटमेंट्स तो नहीं होते। हाँ, जब फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है तब वहाँ पे जो है सभी स्टेट्स की जो है आपकी मेजॉरिटी एक वोटिंग चाहिए, और ये तो हर किसी को पता है कि 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए है। और ये कौन से पार्ट में है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि, तो ये देखो यहाँ पे दिया है आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 of the constitution deal with the amendment of constitution. As per the article, the parliament has the power to add, amend or repeal any provisions of the constitution as per the procedure laid down for this purpose. तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अगर आपको इस पे बारे में नहीं पता है। बाकी ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन। तो 79, the provisions in 5th schedule and 6th schedule in the constitution of India are made in order to। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन 6 और 5th दोनों के बारे में पूछ दिया है इसने। ये देखो इसमें क्या कहा है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डिटरमिन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, ऐसी कोई बात ही नहीं है इसमें। डिटरमिन द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायती राज का तो इसमें बात ही नहीं, वो तो आर्टिकल 73 और 74 के में बात किया गया है, जो शेड्यूल 11th और 12th में आता है। और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो हाँ, शेड्यूल 1 में थोड़ा सा आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जैसे द 5th शेड्यूल क्या कहता है कि 5th शेड्यूल लेज्ड आउट प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट्स अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट को छोड़ करके, जब ये 4 स्टेट को छोड़ करके सभी दूसरे स्टेट में 5वां शेड्यूल लागू होता है, तो जाहिर सी बात है यही चारों में 6वां शेड्यूल लागू होगा। The 6th schedule of the Constitution provides for the administration of tribal area in Assam, Meghalaya, त्रिपुरा, मिजोरम टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द। आप अगर आपने मेरे पीछे वाली वीडियो को देखा होगा तो इसको मैंने याद करने के भी तरीके को ही बताया है कि आप कैसे हमेशा इसको याद रख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को प्रिफर कर सकते हैं, हमारे पुराने वीडियो को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक स्टेट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि अबाउट द प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट टू मेक स्टेट्स इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो द पार्लियामेंट में बाई लॉ फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर द बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये तो देखो आर्टिकल 3 की बात कर रहा है, तो ऐसा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही है। ए बिल टू दिस इफेक्ट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स वी नीड प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, विदाउट रिकमेंडेशन वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस। इवन आपने जब ये 370 वाला जब आर्टिकल हटा था जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट का रोल उसमें कंसिडर किया गया था पहले प्रेसिडेंट को, फिर उसी दिन बिल को पार्लियामेंट में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ए बिल टू दिस इफेक्ट मे बी रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द अफेक्टेड स्टेट्स। ये भी बात सही है
कि वो रेफरेंस भेज सकते हैं कि और हालांकि स्टेट की जो रिकमेंडेशन होती है वो बॉन्ड बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन हाँ ये एक कन्वेंशन जैसा है कि आपको भेजना पड़ेगा आप इस स्टेट को। तो सच द लॉ विल फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। नहीं, ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं, बल्कि आज ये सारी चीज़ें आर्टिकल आर्टिकल 3 में कही गई हैं। तो ये देखो ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पार्लियामेंट द राइट बाय लॉ टू फॉर्म a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any states। इसमें क्या क्या कहा गया है? Increase the area of any states, diminish the area of any states, alter the boundaries of any states, and alter the name of any states. I already explained it in earlier question as well, so we will not waste our time much. 81. Which of the following laws have been repealed by the Constitution of India? देखो कौन कौन से एक्ट जो है रिपील किए गए हैं अभी तक के। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल जुरिसडिक्शन, ये तो रिपील कर दिया गया है, तो इसी से आप पकड़ लीजिए। 3 किस्में दिया है इसमें। फिर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये भी रिपील कर दिया गया है। द प्रिवेंशन डिटेक्शन है, ये तो नहीं किया गया है। चार चार छोड़ करके इसमें द अबॉलिश, नहीं ये भी एबॉलिशन है, ये तो रहेगा। ये और ये नहीं किया गया है। बाकी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 1-2 होना चाहिए। यस 1-2 ओके, क्योंकि इंडिपेंडेंस एक्ट को हटा दिया गया था बाद में, क्योंकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत पास किया गया था। उसमें कहा गया था कि जो उसका जो गवर्नर जनरल होगा वो वहाँ से मतलब इंडिया अपॉइंट करेगा, लेकिन वो जहाँ वहाँ की जो क्वीन है ब्रिटेन की, वो जो आकर करके जैसे प्रेसिडेंट होगा। लेकिन जब हमारे इंडिया जो है 1950 में जब रिपब्लिक बनता है तो उस चीज़ को हटा दिया गया। नहीं, वो हम इंडिया वैसा कुछ नहीं चाहता। तो इसमें ऑप्शन ये जो है सही होगा। ये तो इंडिया इंडिया ने ही बनाया, ऐसे ही आप देख सकते हैं। और इसको ये प्राइवी काउंसिल क्या थी? प्राइवी काउंसिल एक्चुअली ना, जब बहुत जैसे आज का सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट रिजॉर्ट होता है उस तरीके का देखा जाता है। तो इसमें देखिए आप एक बार एक्सप्लेनेशन इसको देख लीजिए। इंडिया आल्सो नोन एज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, द रिपब्लिक is governed in terms of Constitution of India, which was adopted by Constituent Assembly on 26 November 1949, came into force 26 January 1950. With the commencement of Constitution, following laws has been repealed। देखो इसमें कितने लॉज को रिपील कर दिया गया है। एक तो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑफ कोर्स द एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट 1949 वाज नॉट रिपील्ड। ये तो बनाया गया था कि इसके इफेक्ट को, प्राइवेट काउंसिल जो थी, काउंसिल के जुरिसडिक्शन को खत्म करने के लिए। तो इसको कैसे जो है हटा देंगे? इन 1950 itself a preventive detention act was piloted by the सरदार पटेल। प्रिवेंटिव डिटेंशन आप क्या है, वो कहाँ दिया गया है उसको आप जानते हैं। सरदार पटेल के द्वारा इसको पायलटेड बाई द फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट 26 फरवरी 1950। ये जो है ये 2 लॉ को ही आपके लिए याद रखिए, बाकी और तो नहीं हटाया गया है। सो 82, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई फीचर जो स्टेट के जो सेंटर है, सेंटर से वो स्टेट में भी उसको या तो शेयर किया जा रहा हो, या तो मतलब ये दोनों एक दूसरे से ना मतलब कनेक्टेड हो, ऐसा कुछ होना चाहिए कि केवल वो सेंटर को ही ना हो या फिर केवल स्टेट को ही ना हो, ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ओके, ये तो सही बात है कि दोनों में फेडरल सेंटर को भी पावर दिया गया है, स्टेट को भी पावर गया है। इंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स इट इज, क्योंकि रिटन अगर अनरिटन होगा तो सेंटर जो मजबूत है वो दूसरे को पावर क्यों देगा? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, रिटन अगर लिख दिया गया है तो सेंटर इज बाउंड टू गिव दैट पावर टू स्टेट ओनली, तो वो एक फेडरल फीचर का हो जाएगा। सिंगल सिटीजन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी,
जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, और देखो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना और एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ये कई बार जो है ना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो फेडरल फीचर का फेडरल फीचर नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, न तो वो सेंटर में है न तो स्टेट में है, तो वो फेडरल फीचर है क्योंकि एक अलग बॉडी है। लेकिन सिटीजनशिप में केवल केवल यूनियन लिस्ट में आता है, तो जाहिर सी बात है वो केवल फेडरल फीचर का वो, बल्कि वो नॉन फेडरल फीचर है वो, केवल सिंगल सिटीजनशिप की जो है। इसमें देखो, यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल पॉलिटी। इसमें कौन कौन से हैं फेडरल फीचर में, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। डुअल पॉलिटी, union at the center and the state at the periphery, endowed with sovereign power, written constitution, division of powers में ही देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी आ जाती है, तो और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक चीज़ है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना, कि मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है ना वो चला जाएगा यूनिटरी फीचर में, क्योंकि क्योंकि अगर आसान होगा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, तो फिर क्योंकि अमेंड करने का पावर किसको दिया गया है, केवल सेंटर को कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पे वो फेडरल फीचर रहा ही नहीं। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म मतलब राज्यसभा एक्चुअली होता क्या है, दैट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ओनली। और क्योंकि जो राज्यसभा के एमपी होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। दे आर वोटेड बाय एमएलए ओनली, तो इनडायरेक्टली वो एमएलए को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा और लोकसभा भी, क्योंकि ये जो लोग वोट करते हैं, हर स्टेट का अपना एक नंबर है कि इतने एमपी यहाँ से इस स्टेट से आएंगे, उस स्टेट से आएंगे। देखो यूनिटरी फीचर में क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर बना दिया गया है। स्टेट्स और डिस्ट्रक्टिबल, नो राइट ऑफ नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फॉर स्टेट, एक तो ये है। सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी यूनिटरी फीचर होगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओनली पार्लियामेंट कैन, ओनली यहाँ लगा लो, ओनली पार्लियामेंट कैन, स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं सकती। फिर अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। फिर वीटो ओवर स्टेट बिल, क्योंकि देखो गवर्नर रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट असेंट के लिए, तो वहाँ पे भी इस पावर को ज़्यादा पावर मिला है केवल सेंटर को ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर कब आया था, मैंने कई बार बताया कि 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया था, तो उसी में हुआ था ये। गोपालन वर्सेस मद्रास, गोलकनाथ, ये गोलकनाथ, देखो गोलकनाथ इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि ये केस है क्या एक्चुअली। ये कई बार ये भी केस पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन होगा केशवानंद भारती और केरला स्टेट। ये देखो, अभी पिछले साल 2022 या 2023 में केशवानंद भारती जो जो थे, जिन्होंने ये केरला स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर केस किया था, उनकी डेथ हुई है। तो इस वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में उसके बाद बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे। केशवानंद भारती केस को मैंने कई बार जो है एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 84, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स इंडिया हैज। और देखो, ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी इज एन इंडिकेटर ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, ये रीजन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ये तो बात सही है कि जो रीजनल पार्टियां हैं उनके एस्पिरेशनल रीजनल एस्पिरेशंस बढ़ते हैं, लेकिन ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इस वजह से नहीं है, उनके अपने डिमांड्स हैं, अपने अपने कंसर्न्स हैं, इस वजह से है। तो इसमें देखो हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है, बोथ ऑप्शन ए एंड और ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट, कि इन रीजनल पार्टियों की वजह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। आप ये ऐसा आप सोचते हैं, रीजनल पार्टियां तो बाद में आई, इवन पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका था, तो रीजनल पार्टियों की वजह से इसको नहीं लिखा गया, बल्कि हाँ डाइवर्सिटी को अगर आप एक तरीके से कहें कि वो एक रीजन हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एन इलेबोरेट एंड डिटेल्ड
document containing around 470 articles divided into 25 parts and 12 schedules. The prevalence of strong regional parties in India indicate a significant existence of regional aspirations among the citizens of India. The local and regional parties in India often represent the regional needs and wants of द पीपल ऑफ इंडिया। तो देखो ये कई बार ना रीजनल पार्टियों के रिस्पेक्ट में कई बार मेंस में ज़्यादा क्वेश्चंस इसके बनते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या एडवांटेज है ऐसे पार्टियों का होने से। तो वो सारी चीज़ें आप देखने को आपको मिलेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल, अच्छा बेसिक फीचर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, दैट वाज इंटरप्रेटेड बाय आवर जुडिशरी। ओके, सो इफ दे से बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन हाँ, कौन कौन से फीचर हाईलाइट किए गए हैं पार्लियामेंट जुडिशरी के द्वारा? फंडामेंटल राइट्स है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये भी सही है। फिर ये इसमें नॉट पूछा है तो फेडरलिज्म, ये भी है। The unquestioned right of the parliament to amend any part of the constitution. The unquestioned right of parliament to amend any part, no, ये नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन ये होगा। लेकिन ये सब जो है बेसिक फीचर जो है जुडिशरी के द्वारा हाईलाइट किए गए। ये देखो, जो जम्मू कश्मीर का जो 370 आर्टिकल हटा था, पहले वो स्टेट था, उसके बाद यूटी बन गया। तो कहीं कहीं यूटी क्योंकि किसके कंट्रोल में आता है? यूटी तो मेजोरिटी कंट्रोल में आता है। इवन जो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर होने के बाद भी वहाँ पे किसका ज़्यादा कंट्रोल रहेगा? सेंटर का। तो वहाँ पे फेडरलिज्म कंप्रोमाइज किया गया। तो अभी इस पे केस चल रहे हैं, बहुत सारी सुनवाई इस पे हो रही है। तो अभी उसका फैसला नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन हाँ, ये जो वहाँ पे फेडरलिज्म को कंप्रोमाइज किया गया। तो इस हालांकि अभी जब तक जजमेंट नहीं आ जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि 370 को हटाना दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन ये उसके पोजीशन को कम करना, यूटी बना देना, वो कितना सही है अभी वो जजमेंट आने के बाद पता लगेगा। तो जब आएगा तब हम वो लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक फीचर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती स्टेट। अच्छा, ये कई बार पूछ लेता है बेसिक स्ट्रक्चर किसके आया, तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आती है? एक तो फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, फर्स्ट लिस्ट ऑफ यूनियन स्टेट और ये सब, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी बेसिक फीचर है। प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वेलफेयर स्टेट, ये सब भी बेसिक फीचर में हम इंक्लूड करते हैं। 86 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कंटेंट कंटेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसमें देखते हैं कौन सा। 8 शेड्यूल लैंग्वेज, ये तो सही है। सेकेंड शेड्यूल द द फॉर ओथ एंड द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, देखो यही गलत लग रहा है क्योंकि ये तो शायद मेरे ख्याल से तीसरा है। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। 10th शेड्यूल प्रोविजन एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द, देखो 10th शेड्यूल तो सबको याद होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड है, डिफेक्शन का है। और फर्स्ट 8 शेड्यूल भी सबको याद होता है। फर्स्ट शेड्यूल भी लगभग सबको याद ही होता है। सेकेंड थर्ड में कई बार कंफ्यूजन होता है, और फोर्थ में। तो 4 लोग जब बैठेंगे, तो 4 लोग कौन बैठेंगे? जो बुजुर्ग लोग होंगे। तो कहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठते हैं ज़्यादा? सीनियर सिटीजन का जो सभा है वो राज्यसभा है। ओके, तो जो 4 लोग, 4 दोस्त बैठे, तो जान लीजिए राज्यसभा की बात करेगा। सेकेंड और थर्ड में बैठता है जब, तो सेकेंड और थर्ड को जो है, थर्ड में 3 लोग जब रहेंगे तो उसमें विवाद होने के चांसेस रहेंगे। तो एक दूसरे से लोग लव ट्रायंगल जैसा कुछ सीन ना बने, तो उसके लिए लोग एक दूसरे से ओथ लेंगे। तो वहां से आप 3 को याद कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, उसको आप इस तरीके से याद करते हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी सभी बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा यही चीज़ होता है कि मैंने देखा है, ये जो 3 आर्ट होते हैं, लोग इसी में ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। 5वां 6वां तो हमेशा याद ही होता है। और लेकिन हाँ, 4 वाला भी मैंने बता ही दिया कि 4 लोग बैठेंगे तो क्या करेंगे। तो उस राज्यसभा में ही जाएंगे क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं। तीसरे में ओथ लेते हैं, क्योंकि अगर 3 लोग हैं तो लव ट्रायंगल बनने का कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पे एक दूसरे को वफादारी चाहिए, वफादारी के लिए आपको ओथ लेना पड़ेगा। और 2 लोग हैं तो भाई कमाएंगे खाएंगे, तो उनके लिए इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, ये सब जो है चीज़ें चाहिए। ओके,
So let's move to the next question. Which of the following is not a central tenet of socialism? ये क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज को आप ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज में कई बार लोग जो है गड़बड़ कर जाते हैं, बाकी वो क्वेश्चन को जानते हैं लेकिन कई बार इंटरप्रिटेशन गलत हो जाती है, तो इस वजह से वो दिक्कत खा जाते हैं। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, इसमें नॉट पूछा हुआ है। डाइलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, एलिनेशन एंड क्लास स्ट्रगल, बाहरी लोग और क्लास स्ट्रगल, ऑफ कोर्स ये सोशलिज्म का टेनेंट है। डाइलेक्टिकल ये भी है, हिस्टोरिकल ये भी है, हिस्टोरिकल जो मटेरियलिज्म है ये भी कंसिडर करता है। इंडिविजुअल फ्रीडम जो है ये सोशलिज्म की बात नहीं करता है। इंडिविजुअल फ्रीडम की एक्चुअली सोशलिज्म में कम बात की गई है। जैसे आपके पास आप एक प्रॉपर्टी, आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रॉपर्टी आप कर सकते हो कि कितनी भी प्रॉपर्टी आप बना लो, आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा अगर आप, तो इंडिविजुअल की फ्रीडम की वहाँ पे बात नहीं की गई। एक वहाँ ये है कि इंडिविजुअल फ्रीडम एकदम से एब्सेंट है, ऐसा भी नहीं है सोशलिज्म में। सोशलिज्म है कि आप अच्छे खासे आपकी नाक है, लेकिन इतनी बड़ी नाक नहीं है कि आप दूसरों की नाक पे चोट पहुंचाए। तो ये है ऑप्शन डी आपका सही होगा। सोशलिज्म इज सोशल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन दैट कॉल्स द पब्लिक rather than private ownership, okay, or control of poverty and nature resources. The ideology of socialism advocates that individual freedom can be undermined for greater goods of society. अगर ज़्यादा लोग उससे बेनिफिटेड होंगे तो आपके इंडिविजुअल राइट्स को वायलेट किया जा सकता है। कि जैसे 50 लोग अगर बेनिफिट हो रहे हैं तो एक जन का राइट वायलेट होता है, भाई होने दो, क्योंकि आपको हमेशा लार्ज इंटरेस्ट देखना है। और ऐसा हम अपने अपने जीवन में भी करते हैं कि अगर हमारा कहीं 10 रुपये का नुकसान होता है, लेकिन उस नुकसान की वजह से अगर हमको 1000 रुपये का फायदा हो रहा है। बिजनेस में भी आप देख लो, एडवर्टीजमेंट से कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हम एडवर्टीजमेंट करते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास न्यूज़ पहुंचेगी और ज़्यादा फिर उसका रिटर्न हमको मिलेगा, तो हम थोड़ा सा नुकसान भी। तो एडवर्टीजमेंट और खर्चे क्या है, ये नुकसान ही तो है, लेकिन उसका हमको रिटर्न मिलता है, इस वजह से हम करते हैं। तो हमारे प्रॉफिट को और आगे बढ़ा देता है। तो कैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, ओके, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। इसको थोड़ा सा हो सकता है ये प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी in interest of state's authority. Okay, places effective restrictions on authority of the state in interest of individual liberty. Places effective restrictions on the authority of, अच्छा on the on individual liberty, on the authority होना चाहिए। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा, फिर ये बी वाला दूसरा सही है, क्योंकि एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन विच ट्राइज टू कर्ब इंडिविजुअल लिबर्टी। क्योंकि अगर इंडिविजुअल लिबर्टी को कर्ब किया जाएगा तो वो तो फिर डिक्टेटर हो गया, वो फिर ऑटोक्रेसी हो गई, डेमोक्रेसी तो रही ही नहीं। वो एक्चुअली डेमोक्रेसी क्या है कि जो, क्योंकि सबसे पावरफुल कौन है, सबसे, थोड़ा कॉन्सेप्ट को आप समझिए, सबसे पावरफुल स्टेट है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कुछ न करने देना। कुछ का मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ न करने देना, ऐसी चीजें न करने देना कि जो लोगों के पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर ले कि उनको जीना ही उनका दुश्वार कर दे रही है। पर्सनल लिबर्टी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि आपको कितना, कितनी बार उठना है, कितनी बार बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आप कितना ये कर सकते हैं, कितना, वो ऐसी चीजें स्टेट ना करे तो फिर उसको लिबर्टी में कंसीडर करते हैं। जिसे इसमें हमारे प्रेम्बल में भी लिखा गया है कितने तरीके की लिबर्टी है, 5 तरीके की लिबर्टी है। लिबर्टी क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। An autocratic government is one which tries to curb individual liberty at the expense of state authority. The constitutional government ought to be one which strive for providing liberty to individuals and restricting and curbing excess state authority which is not in interest of individual। ये देखो, ये यहाँ पे लिबर्टी की डिफिनीशन दी गई। अच्छा, लिबर्टी की डिफिनीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि देखो थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझ लेने के बाद आपको बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे ही लग जाएंगे। और ये लिबर्टी वगैरह के डिफिनीशन ना केवल तोड़ मरोड़ के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा गया है, क्योंकि वो समय गया लगभग लगभग।
बहुत कम क्वेश्चन वैसे पूछे जाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन अब थोड़ा से स्टेटमेंट वाइज बना दिए जा रहे हैं, जो कि आपको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट, आप ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे बट यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दैट एग्जाम। आपको लगेगा 4 क्वेश्चन और कर लिए होते, 5 क्वेश्चन और कर लिए होते तो शायद हो जाता, तो ऐसा वाला फील केवल आपको लेना है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को ही केवल समझ के जाइए, लेकिन अगर आपको क्रैक करना है एग्जाम को तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट विच, और वो चीज़ें एक्चुअली कहीं किताब में लिखी हुई नहीं मिल जाएंगी, तो वो आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड हाउ यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चंस, आफ्टर लिसनिंग। ओके, सो अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फरिंग स्टेटहुड स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। देखो भाई, इसमें नागालैंड कब आया? नेहरू जी ने नागालैंड से पहले समझौता किया कि आपको अच्छा ठीक है, ये राइट हम दे देते हैं। आप जो इंडिपेंडेंट कंट्री की बात कर रहे हैं, नागालैंड कंट्री को, वो हम नहीं देंगे। और आपको इसीलिए नागालैंड और बहुत सारे स्टेट में ना, वो चाहते नहीं थे कि दे वुड बी ए पार्ट ऑफ इंडिया, तो उनकी बहुत सारी डिमांड हमको माननी पड़ी है। तो पहला स्टेट उसमें जो था नागालैंड था 1963 में ही। फिर उसके बाद अच्छा, ये 87 में शायद आया था अरुणाचल। ये तो 76 या 75 में आया था। ये कब आया था? देखिए देखिए, मेघालय द फुल फ्लेज स्टेट, यस, मेघालय केम इनटू एग्जिस्टेंस 21 जनवरी 1972। 1972 में आया पहले नागालैंड। ये नागालैंड पहले पे हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे पे हो जाएगा, फिर ये 3 पे, फिर ये 1 4 पे हो जाएगा। ओके, तो ये देखो 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये चौथे पे हो गया, ये तीसरे पे हो गया। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये वाला सही होगा। ओके, अच्छा, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बहुत बार इसको अरेंज करने को पूछ दिया जाता है, तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि एक तरीके से आप कैसे इसको याद रखेंगे। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आपको कैसे इसको याद रखना चाहिए, कहीं पर अगर आएगा टाइम तो मैं वहाँ पे सभी स्टेट को एक बार, जितने भी स्टेट बने हुए हैं अभी तक सारे को एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यही है, इसको और क्या पढ़ें, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हाँ, इसमें 2 चीज़ें याद रख सकते हैं। आर्टिकल 368 किस पार्ट में आता है? 20वें पार्ट में आता है। फिर क्वेश्चन है तो द सेवन शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, सेवन शेड्यूल क्या कंटेन करता है? प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल लॉ, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यस, ए लिस्ट ऑफ रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज, ये तो 8वें में आता है। प्रोविजंस अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, ये 10वें में आता है। तो ये इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 92, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स, अभी मैंने कहा जब 4 दोस्त बैठेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो वो राज्यसभा जाएंगे क्योंकि वो बुजुर्ग लोग हैं, और वो तभी बैठेंगे। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यही ऑप्शन सही होगा। इसमें देखो प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ये तो देखो जब 4 स्टेट को छोड़ करके बात की जाएगी वो 5वें शेड्यूल में आएगा, नहीं तो ये 6वें शेड्यूल में आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही, ये देखो 7वें शेड्यूल में आएगा। यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट रिकग्नाइज लैंग्वेज, ये 8th शेड्यूल में आएगा। अच्छा, 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है, प्लस इंग्लिश है। ओरिजिनली कितने थे? 14 थे, फिर एक सिंधी जोड़ी गई, फिर एक के एम एन जोड़ा गया, ओके, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली जोड़ा गया 1971 में। फिर एक और लैंग्वेज, फिर 4 लैंग्वेज को और जोड़ा जाता है, कब जोड़ा जाता है? 2nd अमेंडमेंट में। बीडीएमएस आप ऐसे याद रखें। अच्छा, ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में भी पूछा गया था, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, इसको आपको याद होना चाहिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और ईयर भी अगर आप याद रख पाते हैं तो और अच्छी बात है। ईयर भी लेकिन याद ही होना चाहिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ओके, और इन सबको कई देखो, इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो इसमें से कोई एक लैंग्वेज उठा करके पूछ देगा, उसके बाद पूछेगा कि कौन सा 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये 1971 नहीं बल्कि ये 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। तो इसमें जैसे 2 लैंग्वेज को जोड़ दिया और एक यहाँ पे तीसरा लैंग्वेज कोई दूसरा दे दिया, बोलेगा कि ऑल लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपको वो कौन से अमेंडमेंट हो तो वो आपको याद होना चाहिए। फिर देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी तो हर किसी को याद होता है, कौन है? अम्बेडकर साहब हैं। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। राजेंद्र प्रसाद जी
चेयरमैन थे। फिर टी टी कृष्णमाचारी, ये देखो ये वाला थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपको दो आ रहा है। फिर एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, ये मेंबर नहीं, ये चेयरमैन। देखो इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ हो रहा था, तो इसमें आपको सी का डी का तीन। ओके, वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया था? वाइस चेयरमैन शायद इनको एच सी मुखर्जी को बनाया गया था। और ये तो मेंबर मुझे नहीं याद है, लेकिन ये इसी याद है मुझे, ये मेंबर का नाम मुझे नहीं याद है। तो इसमें कौन से हो गए? ये दो, दोनों से तो हो जा रहा है। नहीं, दोनों से हो जा रहा है। ये इसमें कौन सा सही होगा? ए सही होगा। देखो, बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। राजेंद्र प्रसाद चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ओके, और टी टी कृष्णमाचारी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। एस सी मुखर्जी कौन थे? एस सी मुखर्जी थे वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वाइस चेयरमैन इनको बनाया गया था। तो इसमें फिर एक बार आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज प्रेसिडेंट, ये इनको क्या क्या मिला हुआ था, कौन कौन सी कमेटी में थे ये, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नाम है। अब ये एस सी मुखर्जी को भी आप याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो व्हाट वाज द कैपिटल, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश व्हेन इट वाज मेड अ सेपरेट स्टेट इन द ईयर 1973? देखो, ये वारंगल तो नहीं था, गुंटूर भी नहीं था, ये यही है, कर्नूल, कर्नूल था। ये आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं लगेगा। कर्नूल वाज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1956। हैदराबाद वाज मेड कैपिटल आंध्र प्रदेश। ओके, और इसको 2014 में आंध्र प्रदेश को अलग करके 2 जून को आंध्र प्रदेश को अलग कर लिया जाता है तेलंगाना से। एक तेलंगाना स्टेट बनता है और एक आंध्र प्रदेश स्टेट बनता है। तो ये अभी आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है, देखो बहुत डिस्प्यूटेड चल रही है, कोई कह रहा है अमरावती, कोई कह रहा है विशाखापट्टनम। तो अभी इसमें बहुत क्लियर कट नहीं हुआ है, कई बार वो चेंजेस होते हो रहे हैं। तो जो अनाउंसमेंट रिसेंट का होगा उसको आप देख कर जाइएगा। तेलंगाना का वही पुराना हैदराबाद ही है, हैदराबाद, हैदराबाद कैपिटल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड इन इंडिया फ्रॉम द कोर्स गिवन। ओके, तो देखो हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पहले सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश बना। फिर हरियाणा 1963 66 में बना। हरियाणा पंजाब एक स्टेट थे, तो उसको कब बनाया गया? इसको बनाया गया 66 में, ये 66 आएगा। इसको कब बनाया गया? इसको, अच्छा ये एक तीन किस में दिया गया है? एक तीन इसमें दिया गया है। फिर ये जो है 75 में शायद बनाया गया था। और ये तो, ये 75 या 72 ऐसे ही था, लेकिन इससे पहले बनाया गया है ये 1975 76, सिक्किम बनाया गया है। तो ये दूसरा हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये ऑप्शन बी सही है। इसको सिक्किम, सिक्किम 19, सिक्किम वॉज इंडियन रूल बाई चौगियाल। ये देखते हैं 1975। अच्छा 1975, अच्छा कई बार इसको पूछ लिया जाता है ना कि एसोसिएट मेंबर कब बनाया गया सिक्किम को। तो वो वाला भी ऐसे स्टेटमेंट को आप रखिए, ये स्टेट कब बनाया गया और एसोसिएट कब बनाया गया, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। और कहाँ गया हिमाचल प्रदेश वाला? 30th प्रिंसिपल स्टेट 1950, 1956 में इसको यूटी बना दिया गया था। इट बिकेम इंडिपेंडेंट स्टेट 1971 विद शिमला एज इट्स कैपिटल। ये 1900, एक तो मेघालय जो था 1972 में बना था। ओके, सो बी वुड बी द राइट आंसर। 96, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी की डिफिनीशन पूछ लिया। अब अगर आप डेमोक्रेसी की डिफिनेशन को नहीं समझते, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज तो कुछ भी वो बना सकते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। ऑफ कोर्स इट इज गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। इन डेमोक्रेसी दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ऑफ कोर्स इट इज, तभी तो फेयर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ईच वोट हैव वन वैल्यू, सभी वोट की वैल्यू एक है। सही बात, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा।
ऐसा नहीं है कि राजा है या फिर कोई बड़े ज़्यादा पैसे वाला है तो वो एक वोट देगा तो उसकी वोट की वैल्यू 50 मानी जाएगी, और कोई गरीब है तो उसकी वोट की वैल्यू एक मानी जाएगी। तो अमीर आदमी एक जगह कहीं पे वोट कर दिया, या फिर ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसकी एक वोट की वैल्यू कर दिया कि 500 है। और एक किसी, हालांकि ये प्रैक्टिस हम लोग मान करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट वाले में करते हैं। ओके, उसको रिप्रेजेंट उसमें करते हैं कि एक वो है जैसे यूपी के, हालांकि वो लेकिन पीपल उस कितने हैं एक विधायक के पीछे, वो वहाँ पे मैटर करता है। तो लेकिन हर किसी के वोट की वैल्यू वन ही होती है डायरेक्ट इलेक्शन में। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लॉज पॉलिसीज लीडरशिप एंड मेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट और अदर polity are directly or indirectly decided by the people. As form of government, democracy derives its authority from the will of the people. Essential feature of the essential features of a democracy. Democracy must be based on free and fair election. देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। विच वर करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ओके, तो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात की जाती है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स within limits set by constitutional law, citizen and citizens' rights, active participation of people as citizen in politics and civic life, protection of human rights of all citizens, a rule of law in which the laws and procedure applies equally to all citizens. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। देखो ये सब बहुत ही बेसिक फीचर हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच, अच्छा, कई डेमोक्रेसी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, फिर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनार्की। ये सब जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, इसके आपके डिफिनेशन, ऑलिगार्ची, ये सब क्या होता है, ये सब आपको डिफिनेशन आपको याद आना होना चाहिए। ये इनसे जरूर एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और लगभग लगभग हर एक दो साल में ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। विच ऑफ द, नहीं तो मैं एक जगह कहीं पे सारे को जो है एक बार डिफाइन कर दूंगा कि कैसे होता है, तो कहीं आगे आगे आएगा तो वहाँ पे हम कहीं पे एक जगह पे उसको सारे को, या फिर अलग मैं वीडियो बना दूंगा किसी तरीके से, उसको जरूर करेंगे। एक तो स्टेट वाला कि कौन सा स्टेट कब बना था, और एक डेमोक्रेसी की जो डिफिनीशन है, और ऑटोक्रेसी जितने भी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती हैं उसमें क्या क्या होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। ये देखो वही फिर सिंपल 10th वाला। सेकंड शेड्यूल में मैंने क्या बताया था, दो लोग होंगे तो क्या करेंगे भाई, दो लोग होंगे तो पैसे की बातें होंगी, झगड़ा होगा, दो पार्टनर रहते हैं तो कैसे होता है, अलाउंसेस और इन सब की बातें होंगी। फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल एरिया की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन की। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज की बात है, तो इसमें ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा 10th शेड्यूल। द 10th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1985 में ऐड किया गया था। इसको आप वो याद रखेंगे। और कौन इसको डिक्वालीफाई करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा, और या फिर जो भी वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा के मैटर में स्पीकर। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज, देखो यही BN राव अगेन। ये कौन थे, इनके बारे में बताइए। KM मुंशी कौन थे, अभी देखो TT कृष्णाचारी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, KM मुंशी भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या, इनको देखो पहली बार नॉमिनेट किया गया था, और यही ट्रेडिशन हम अभी तक फॉलो करते हैं। इसमें तो हालांकि C ऑप्शन सही होगा। यही ट्रेडिशन अभी भी हम फॉलो करते हैं, जब कोई एक फ्रेश इलेक्शन होता है तो वहाँ पे एक प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है। तो प्रोटेम, एक तो इस समय जो 18वां लोकसभा का जो इलेक्शन अभी कंडक्ट हुआ, कंप्लीट हुआ, तो इसमें प्रोटेम प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। और अभी ओम बिरला फिर से 18th जो लोकसभा है उसके स्पीकर बना दिए गए हैं, तो ये तो आप याद रखेंगे। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर फर्स्ट टाइम वॉज पुट फॉरवर्ड बाई BN राव। अच्छा, इनकी अगर आप कभी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कभी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो इनके बारे में आप पढ़िए, आप पाएंगे कि ही वॉज वेरी वंडरफुल पर्सन। ओके, और यही दो लोग ऐसे थे, BN राव और अम्बेडकर जी, जो बहुत पढ़े लिखे हुए थे। और इन्होंने, हालांकि कांग्रेस ने इसको 2 साल बाद जा करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो कांग्रेस पहले कर चुकी थी, नेहरू रिपोर्ट जो अगर आप पढ़ेंगे कि हमको ये ऐसे होने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तहत एक होना चाहिए, ये BN राव ने पहले जो है सजेस्ट किया था। BN राव was appointed as constitutional advisor to Constituent Assembly in formulating the Indian Constitution. Okay, so which of the following statements about the presidential system is correct?
प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्या? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट चलती है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो जिसको हम प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म कहते हैं। द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो हेड ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ देखो हेड ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कंट्री को क्रिटिसाइज करना नहीं होता। और क्योंकि अगर आप दोनों रोल प्ले करते हैं तो हम उस आपके एक एक्शन को जो है, जब वो आप एक्शन ले रहे हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना कि कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो कई लोग इस बात को कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हालांकि हेड ऑफ गवर्नमेंट होना और हेड ऑफ स्टेट दोनों अगर आप हैं, उसके बाद भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार होता है। दैट्स कम अंडर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 90। ओके। एग्जीक्यूटिव कैन वीटो लेजिस्लेटिव एक्ट। ये इसेंशियल फीचर नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वीटो पावर उनके पास होता है। देखो, लेकिन जो अदर एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास नहीं होता। प्रेसिडेंट तो एक केवल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन सभी एग्जीक्यूटिव के पास वीटो पावर होगा ये नहीं है, यहाँ पे प्रिसाइजली नहीं लिखा है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन, द गवर्नमेंट द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो द हेड ऑफ स्टेट। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो, ये मैंने कई बार कहा है, यूएसए और यूके जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कंपेयर करने की बात आएगी, एज फार एज कंपेरिजन इज कंसर्न, तो वो ये ही दो कंट्री 99% चांसेज होगा इनसे कंपेयर किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और पूछा जाता है कई बार कि कौन सा पार्ट किस कंट्री से लिया गया है, वो थोड़ा अलग है। लेकिन जब कंपैरिजन की बात होगी कि इंडिया में ये है इसमें ये नहीं है, तो यही दो कंट्री हैं, बाकी और किसी तीसरी कंट्री से बहुत ही लीस्ट चांसेज है किसी तीसरी कंट्री से आएगा। आप कितने कंट्रियों का जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, कितने जो इंपॉर्टेंट होगा लोग उसी का याद रखेंगे। द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट emphasis on the independence between the legislature and executive organs. The presidential form of government, on the other hand, lays stress on the separation of legislature and executive organs. Hence, the American president is not regarded as the constituent part of Congress. देखो, एक तो यहाँ पे एक चीज के आप जान जाइए, कई बार ऐसे कंपेरिजन को आ जाएगा कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो कांग्रेस का पार्ट होता है। कांग्रेस का मतलब वहाँ की पार्लियामेंट, और वहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? कांग्रेस। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके हो गए। तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, इसलिए वो प्रोसीडिंग में भाग नहीं लेते। वो पहले दिन जब नो लोकसभा खुलता है उसमें बस भाषण वगैरह देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले सकते, बिकॉज ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द एनी हाउस। ओके। सो द एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्रेसिडेंट, कैन नॉट वीटो लेजिस्लेटिव एक्ट। ओके। Who among the following were the member of drafting committee of the constitution? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन थे भाई? देखो, हु among the following were the member of drafting committee। इसमें देखो, आपको ये ज़्यादा याद ही नहीं करना है। सरदार पटेल तो नहीं थे, नेहरू भी नहीं थे, बचता क्या है? ये और ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक एन गोपाल स्वामी। तो इसमें आपको ये नहीं याद करना था कि सारे मेंबर आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के याद होने चाहिए, लेकिन ये याद होना चाहिए कौन नहीं था। ये भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको पता होगा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट मेजर कमेटी थी, और जिसमें से एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये भी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो 29 अगस्त को बनाई गई थी, और अम्बेडकर जी को उसका चेयरमैन बनाया गया था। तो ये थी। फिर जवाहरलाल नेहरू ही वॉज चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर। ये कौन सी कमेटी के थे? यूनियन पावर एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन पावर के भी थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी थे। जो आज आपको यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कितने कैसे पावर मिला है, वो इनकी कमेटी से रिकमेंड हुए थे। उसमें से कुछ एक्सेप्ट हुए, कुछ नहीं एक्सेप्ट हुए। सरदार पटेल ही वॉज चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो प्रोविंस में आज कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किए गए थे। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 3 रिलेट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर। ओके, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 2, हालांकि इतना बहुत हो गया, टाइम बहुत हो गया है, तो आज के लिए 100 क्वेश्चन तक ही करते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अब दूसरे टॉपिक से भी, अब क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। इसमें से बहुत ये एक ही टॉपिक से हो गया, तो अब हम दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। और आप पाएंगे बस, एक्चुअली देखो, जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस
कर रहे थे, आर्टिकल 3 था, वो ऑलरेडी क्वेश्चन वो सभी बार बार केवल रिपीट हो रहे हैं, केवल उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, बाकी सभी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करना है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो हो गया, आपको बार बार करना है। आप बस इस वीडियो को बार बार देखिए, जब भी आपको मौका मिले, फ्री टाइम मिले, तो आप वीडियो को वॉच करें और उसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चंस भले ही 25-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, लेकिन वो 30-25 नहीं है, वो उसके जान लीजिए कि 100 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि उसमें जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उससे आप हर एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन और ऐड कर पा रहे हैं। किसी किसी क्वेश्चन में 5-6-7 क्वेश्चन, किसी में 1-2 भी है, केवल आप ऐड कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, और उन्हीं इन्फॉर्मेशन से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू learned something. And if you find this video informative, please like and subscribe my channel and share with your friends. और अगर जो लोग इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश का ही वीडियो आप प्रिफर करें, आप किसी और सोर्स पर रिलाई नहीं करें, क्योंकि अगर आपको दूसरे सोर्स पर रिलाई करने की आवश्यकता हो रही है तो जाहिर सी बात है आप अपने जो क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे किसी तरीके से। अगर आप प्रीलिम्स कर भी लेंगे तो मेंस में आपको बहुत समस्या होने वाली है। तो आप इसी पे अभी अभी टाइम है, आप अपने को और अच्छे से बनाइए और आप आसानी से कर लेंगे। So thanks for watching, or please subscribe my channel and share with your friends. Thanks for today.